Welcome back once again, my dear student of Standard Ninth, and today we will finish our chapter number 6, that is World After 1945, and this is part 3. Part 1 we already covered, part 2 we also covered, and this is part 3. Okay, so part 1 we had seen that कि UN formed हुआ, हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ओके, एंड कोल्ड वॉर का सिनारियो हमने सब देखा, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज फ्री हुए थे एंड ऑल डेट. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा इंडियाज कंट्रीब्यूशन फॉर द यूएन, हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन एंड उनका कैसे वो अलग हुआ था, ये सब देखा है. नाउ टुडे इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो. ओके, so let us start with the relation between India and Soviet Union. Okay, but before that, India's relation with, okay, let me start from here. Maybe yes. Okay, done. India's relation with the other countries and relations between India and US. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया की एंड यूएसए की के रिलेशनशिप कैसे हैं. टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट आर डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, सॉरी नॉट रसिया, अमेरिका है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी, देयर हैज़ बीन अप एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप. देखो, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों ने इंग्लैंड के सामने फाइट करके इंडिपेंडेंस गेन किए, दोनों कंट्री अपने सिटीजन्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सिटीजन्स को मेन सेंटर में रख के कानून बनाए जाते हैं. यहाँ पे ये दो कंट्री ऐसे कंट्री है वर्ल्ड के जहाँ पर अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आप आगे आओगे ही आओगे. इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं, बट तो भी इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप हमेशा अच्छे नहीं रहे, कभी अप कभी डाउन देखने को मिला है. वेल, क्या वो रीजंस थे? लेट अस सी. द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट लाइक इंडियाज रोल of not joining any power bloc and accepting the non-aligned policy after its independence. तो पहला कारण क्या था? सी, अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया उनका डेमोक्रेटिक पावर ब्लॉक ज्वाइन कर लेगा, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया. व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने नॉन अलाइंग मूवमेंट चला दिया. तो इससे हमने कहीं ना कहीं यूएसए वालों को नाराज़ कर लिया. अब वो नाराज़ होते हो तो हो जाए, बट हमारे लिए तो उस टाइम पे नॉन अलाइंग मूवमेंट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था एंड जो सक्सेस भी था. कई बार होता है ना, हम लोग अपने पुराने डिसीजंस को सोचते तो हाँ, फिर हमको याद आता है कि हाँ हमने सही डिसीजन लिया है. सो ये भी इंडिया का एक सही डिसीजन था. फर्दर दे होप दैट इंडिया वुड जॉइन देम, बट इंडिया जॉइन नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कंट्री के सिटीजन्स के लिए इंडिया ने नॉन अलाइंग मूवमेंट ज्वाइन किया, ना कि अमेरिकन ब्लॉक ज्वाइन किया. देयर इज अनदर रीजन दैट एमिकेबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस कुड नॉट ग्रो. ठीक है, ये भी एक और कारण था. उसके कारण उसके वजह से एक और कारण हम लोग बोल सकते हैं, एंड दैट इज यूएस पॉलिसी ऑफ फेवरिंग पाकिस्तान. ठीक है, तो यूएसए वाले तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक तरह से लॉलीपॉप ऑफर दी पाकिस्तान को कि आप हमारा पावर ब्लॉक ज्वाइन करो, और उन्होंने तो लपक के ले ली. उन्होंने पाकिस्तान ने यूएस का ब्लॉक ज्वाइन कर लिया. एंड सिंस अब उनकी पॉलिसीज़ क्या हो गई, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, एंड फिर पाकिस्तान का एनिमी कौन है? इंडिया. तो उनकी भी पॉलिसी कहीं ना कहीं इंडिया के साइड नहीं थी, एंड उसका रीजन ऑफकोर्स पाकिस्तान ही है. ओके, 1965 में 1965 एंड 71 के वॉर में पाकिस्तान के पास बहुत सारे यूएस मेड टैंक्स थे. इसी के दम पे तो वो लोग हम पे अटैक कर पा रहे थे. लेकिन हमने भी उनकी बैंड बजा दी. एनी हाउ, दे सपोर्टेड पाकिस्तान इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना. इवन यूएसए जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को फेवर कर रहा है. पाकिस्तान हैड जॉइन यूएस लेड पावर एंड मिलिट्री ब्लॉक, वो तो होगा ही होगा आगे, वेयर इंडिया हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. ट्रीटीज रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वेपन हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करके भी, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट के मामले में भी इंडिया और यूएसए की नहीं बनती है. ओके, सो ये कुछ ऐसे कारण थे जहाँ पे हमारे बीच में कुछ इश्यूज आ ही सकते थे, और आए भी, और इंडिया ने उनका एग्रीमेंट साइन नहीं किया. थर्ड लास्ट लाइन, यूनाइटेड स्टेट
has persisted that India should sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty and Comprehensive Test Ban Treaty. When India conducted a nuclear test in the Pokhran in Rajasthan 1998, it has taken seriously and certain sanctions were imposed against the India and US, aided financially and technically. इवन यूएसए इंडिया के लिए इसलिए भी नाराज था क्योंकि उन्होंने जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी वो हमने साइन नहीं की। एंड इसके अलावा वो क्या है, हमको इतना डीप में भी समझने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया हम लोगों ने 1998 में, उससे भी कहीं ना कहीं यूएसए हमसे नाराज़ चल रहा है। सो वेल, वो नाराज़ हो तो हो, पर हमको उस टाइम पे न्यूक्लियर बम की ज़रूरत थी क्योंकि हमारे आस पड़ोस में पाकिस्तान है और एक चाइना है, दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। सो वो हम पे कभी भी दादागिरी कर सकते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है तो हम लोग को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज टेकन और उन लोगों ने, यूएसए ने हम पर बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए थे, मतलब एक तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, पर तो भी हम लोग तो ग्रो कर रहे थे और कर ही रहे हैं। ठीक है, फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। क्या? देयर वॉज ए रिमार्केबल चेंज इन द रिलेशन between both the countries after the terrorist attack of New York World Trade Center on September 11, 2001. The United States is now accepting the fact that India is growing economically very fast. Now both the countries wish that there should be intimate relationship with each other. देखो, टेररिस्ट चीज़ों का हमेशा से इंडिया विरोध कर रहा था। एंड ये बात उनको कब समझ में आई? जब उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ 11 सितंबर 9/11 का अटैक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। और फिर उनको लोगों को कहीं लगा कि इंडियन लोग टैलेंटेड हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने अपने हार्ड वर्क से, अपने अच्छे वर्क से अमेरिकन लोगों का दिल जीत लिया था। इवन अमेरिका में 33% तो डॉक्टर इंडियंस ही हैं। मोर और द लेस कोई ना कोई अमेरिकन इंडियन डॉक्टर के पास से तो सर्विस लेके गया होगा और इंडियन लोगों ने उनको मतलब गुस्सा भी नहीं किया होगा और इन शॉर्ट खुश कर दिया होगा विद देयर प्रॉपर डेडिकेशन टू देयर वर्क। साइंटिस्ट बहुत सारे नासा में इंडियंस हैं। सो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि इंडिया के लोग टैलेंटेड है और इंडिया कंट्री भी टैलेंटेड है और इंडिया बहुत सिंस इकोनॉमिकली बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो अच्छे रिलेशनशिप बनी जानी चाहिए। In September 2014 and 15, Indian Prime Minister Shri Narendra Modi visited America and even addressed the United Nations. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे यूएन में एंड वहाँ पे एड्रेस भी किया था और अमेरिका में भी गए थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 66 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो 66 रिपब्लिक डे में बराक ओबामा को एज ए चीफ गेस्ट हमने इनवाइट किया था एंड वो यहाँ पर इंडिया में आए थे। इन दिस वे अमेरिका एंड इंडिया इज नाउ अ कॉर्डियल एंड एमिकेबल रिलेशनशिप। बराक ओबामा के टाइम पे भी इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे थे, ट्रम्प के टाइम पे भी रिलेशनशिप अच्छे हैं, अभी बाइडन आ गए हैं तो बाइडन की तो भाई पहले ही इंडिया के साथ बनती है। ओके, द इशू ऑफ टेररिज्म आर कंसर्न फॉर हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, टेररिस्ट का जो इशू है वो दोनों कंट्री के बीच में कॉमन थिंक है। अब हम बात करेंगे इंडिया, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग रशिया कहेंगे। पहली बात मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रशिया ओनली। तो रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की शुरुआत में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में। सेकेंड थिंग, इंडिया की और रशिया की कोई आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करती है। पहले सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता है और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है। बट सिंस हम लोग फ्रेंड्स हैं, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। उनका कंट्री कोल्ड कंट्री है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एंड हमारा एक कंट्री एक हॉट कंट्री है, तो भी अच्छी बनती है। ओके, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो भी बनती है। ओके, इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसको भी इस्टेब्लिश करने में रशिया ने हमारी हेल्प की। इवन इंडिया और रशिया अपने फाइटर प्लेन्स के ऊपर जो मिसाइल्स होती है ना, ब्रह्मोस, तो उसमें भी इंडिया भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और यही नहीं, एक बार जम्मू कश्मीर का जो था उसमें भी हमारे कहने पर रशिया ने वीटो पावर यूज़ किया, अदरवाइज कश्मीर शायद पाकिस्तान ले जाता अगर रशिया हमारी हेल्प नहीं करता तो।
सो आई कैन से इंडिया के और रशिया के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे ही रहे। अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, बट आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा होगा, सीरियस होगा। तो चलो रीड करते हैं। द सोवियत यूनियन हैज़ हेल्प इंडिया कंसिडरेबली इस्टेब्लिशिंग द हैवी एंड की इंडस्ट्री। एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में रशिया ने हमारी हेल्प की है। वेल एक और बात मैं बता दूं कि न्यूक्लियर पावर आई डोंट नो, बट भूल गया, बट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। द सोवियत यूनियन हैज़ टेकन इंडिया साइड ऑन द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर। दे ऑल्सो ऑफन एक्सरसाइज वीटो पावर इन United Nations Security Council on seeing that a proposal that India pertaining to the Jammu Kashmir issue should be not passed. In this way, Russia and India has very close friend relationship. ठीक है, तो ये हो गए हमारे दूर के दोस्त, है ना, जो हमारे घरों से बहुत दूर रहते हैं, इंडिया से बहुत दूर हैं, और इनके रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं नेबर्स। नाउ इंडियाज रिलेशनशिप विद द इट्स नेबरिंग कंट्रीज, है ना, और सबसे पहले आता है हमारा सबसे फेवरेट पड़ोसी जो है पाकिस्तान। ओके, सो लेट्स बिगिन। Immediate after the independence, the relation between the India and Pakistan were always stressful. Three gruesome wars took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965, and 1971. And in all these wars, Pakistan was defeated. Both the countries have Tashkent in the Simla Treaty, but Pakistan does not follow it with the utmost devotion. In 1991, Kargil war between India and Pakistan took place. Fortunately, head of both the countries have expressed eagerness to resolve all the issues peacefully through the negotiation. फ्रेंड्स, इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशनशिप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हमेशा से टेंशन वाले ही रहे, स्ट्रेसफुल रहे। 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं हमारे बीच में, 1948 में, 1965 में और 1970 वॉर में। हर बार पाकिस्तान हारा है। वर्ल्ड कप के मैच हो तो भी पाकिस्तान हारा है, ठीक है। एंड हमारे बीच में ताशकंद और शिमला एग्रीमेंट भी है कि हम लोग पीसफुली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उसको फॉलो नहीं करता है। इवन 1999 में कारगिल वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो अगेन एक पाकिस्तान वाले एक एडवांटेज सिचुएशन में थे, बट तो भी वो हार गए। बोलो, ऐसा होता है ना कि मान लो कि आप, एग्जांपल दे रहा हूँ, पबजी खेल रहे हो, आप अकेले बंदे बचे हो और सामने चारों बंदे आपके सामने जिंदा हैं और चारों बहुत खूंखार बंदे हैं, उनके पास एडवांटेज भी, अच्छे वेपन्स भी है, पर तो भी आप उन चारों को मार के चिकन डिनर निकाल लो तो आपको क्या खुशी होती है। सेम थिंग हैपन विद द इंडिया। इंडिया के वो लोग हाइट पे थे, माउंटेन्स पे थे, और वो इंडिया के लोग को ईजिली टारगेट कर सकते थे। बाकी आपको अगर ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी देखो, तो उसमें आपको आइडिया आएगा कि हम लोगों ने पाकिस्तान की कारगिल में कैसे बैंड बजाई थी। और बॉर्डर मूवी देखोगे तो 1971 में कैसे बैंड बजाई थी, वो भी आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहले पड़ोसी को बाय बाय बोलते हैं और दूसरे पड़ोसी चाइना की तरफ आते हैं। ओके, ये वो पड़ोसी है ना जो थोड़ा बिगड़ा हुआ पड़ोसी है, आई कैन से। बट चलो देखते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, बाद में आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, India's and China's relations started in the year 1954. When China displayed its boundary region or map, it disturbed the relation between India and China, and India opposed greatly when China showed most of the regions belong to the India and as belonging to them. The McMahon border, showing the border region between India and China, was rejected by China, and it led to further discomfort in the relations. In the relation, China attacked India in 1962 and captured the region, which were displayed in the map. India sent military troops to its border region and safeguard from China. China made a full stop to the war, and in this way, war ended. To resolve this problem, many meetings were held, but it turned out to be futile. Futile means useless. And but in this last decades, China and India has a cooperative and a friendly relations. India's Prime Minister Narendra Modi invited Xi Jinping, Xi Jinping बोलना चाहिए इनको तो, the Prime Minister of China to the riverfront Ahmedabad for a courtesy visit. Okay,
इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप की शुरुआत होती है 1954 में। प्रॉब्लम कब अराइज हुई, जब चाइना ने अपना मैप दिखाया और उसमें इंडिया के कुछ स्टेट्स को उसने अपने स्टेट में इंक्लूड कर लिया। फिर इंडिया ने अपना विरोध बताने के लिए ब्रिटिशर्स के टाइम की जो मैकमोहन लाइन थी ना, वो बताई कि देखो भाई ये मैप है तो इसके अकॉर्डिंगली हमको, लेकिन चाइना बोलता है हम इसको नहीं मानते। तो वहाँ से रिलेशनशिप खराब होने शुरू हुए क्योंकि दे हैड डिसएग्री द मैकमोहन बॉर्डर्स, ठीक है। एंड फाइनली 1962 में वो भी हम पे अटैक भी कर दिया उन लोगों ने, ओके। तब हमारी आर्मी की इतनी तैयारी नहीं थी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे एयरफोर्स का यूज़ क्यों नहीं किया, इट इज़ ऑलवेज इन क्वेश्चन। बट हम लोग यूएन में चले गए थे एंड आज भी सिंस बहुत सारा हमारा जो एरिया है वो चाइना के अंडर में है, कब्जे में। चाइना हमेशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो कभी ना कभी सब चीज़ें देखता रहता है। इसके अलावा पिछले कुछ 20-30 सालों में हमारे बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ गए एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार ऐसे जेस्चर दिखाए कि आइए हम अपना बैठ के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। और जिस बॉर्डर के लिए लोग लड़ रहे हैं ना, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। टॉकिंग अबाउट लद्दाख, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर। सो वहाँ पे तो अभी कोई जाने का लॉजिक बनता ही नहीं है। बट नहीं, उन लोगों को तो पता नहीं उनको भी क्या बोलते हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मुझे लगता है पाकिस्तान, सॉरी नॉट पाकिस्तान, चाइना के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है, ओके। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको अहमदाबाद में बुलाया, गांधी आश्रम दिखाया, शांति का पाठ पढ़ाया, लेकिन वो भाई जिनपिंग नहीं है, छी जिनपिंग है। एंड अभी मदुराई में भी आए थे, चेन्नई के पास में। एनी हाउ, भाई कुछ समझने के लिए तैयार ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी इंडियाज एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप। बांग्लादेश एक कंट्री बना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया ओनली। एंड इस बार रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश की एक परेड भी थी, बिकॉज अगर आप देखो तो पहली लाइन में लिखा है बांग्लादेश गॉट इज फ्रीडम आफ्टर मेनी स्ट्रगल इन द ईयर 1971। 71 है और ये 21 है। इस साल बांग्लादेश अपने आज़ादी के 50 ईयर्स पूरे करेगा, ओके। इसलिए वो लोग हमारी नेवी बैंड में, एक मतलब आर्मी के बैंड में शामिल थे। बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री एज अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले उस बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बट वहाँ के लोग बांग्लादेश के लोगों को समझते नहीं थे और वे बहुत जुल्म करते थे। एज a new upcoming country, India helped Bangladesh financially, technically, physically by giving equipments for its growth and development. इंडिया हमेशा मतलब सबकी हेल्प करता है, इवन बांग्लादेश की भी हेल्प की पैसे से, फाइनेंशियली एंड टेक्निकली ऑल। बट देयर आर सर्टेन इशूज विच वे हैज risen between India and Bangladesh. The utilization of water of river Ganga and its proper channelizing has been taken out between two countries. हम लोगों के बीच में जो नदी फ्लो करती है, स्पेशली गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, तो उसके वाटर को लेकर थोड़ा सा इशूज है। वो ठीक से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो है, ड्यूरिंग फ्लड, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटी इंडिया हेल्प इमेंसली, और इंडिया उनकी हेल्प करता है। इन 2015 concrete talks have been taken place in matters of disputed geographical land region and citizen of the people. 2015 में हमने हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो रिजॉल्व कर लिए। आज की डेट में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तुम लोग पूछोगे सर इंडिया सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है, वेल आंसर है बांग्लादेश। कुछ लोग शौक करोगे कि यार पाकिस्तान नहीं है, नहीं, बांग्लादेश है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर आप लोग चेक कर लेना गूगल पे। एनी हाउ, अब हम लोग चलते हैं भूटान पे, ठीक है। इफ यू फाइंड वेस्ट बंगाल के ऊपर आपको मिलेगा सिक्किम। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक छोटा सा कंट्री आता है, इसका नाम है भूटान, ओके। हार्डली 40-50 लाख पॉपुलेशन होगी, इसकी ज़्यादा नहीं है। एंड अ पीसफुल एंड कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949. Bhutan has trustfully sided India in its security and foreign policies. India assured to aid Bhutan in telecommunication and transportation. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958 and thereafter Indian President had to visited Bhutan in the year 1970.
India helped Bhutan in becoming a member of the United Nations in the year 1971. There is never troubled relation between the India and Bhutan. India's Prime Minister Sri Narendra Modi visited the Bhutan in the year 2014 and said that India's progress has directly effect on its neighboring countries. The inter-security relation cooperation has been done satisfactorily. इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे. 1949 में उनको आई थिंक तब से ही हम लोग हमारे रिलेशनशिप चल रहे हैं. इंडिया भूटान पूरी तरह से इंडिया पे निर्भर है और वो इंडिया पे विश्वास करता है, तो इंडिया भी उसको कभी मतलब चीट नहीं किया इंडिया ने. हम भूटान कंट्री में जितना भी टेलीफोन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया ही हुआ है. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पहले इंसान थे जो 1958 में भूटान गए थे. इसके बाद 1917 में हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट गए. इंडिया ने भूटान को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने में भी हेल्प की इन द ईयर 1971. इंडिया एंड भूटान के बीच कभी भी कोई मगजमारी नहीं रही. एंड रिसेंटली अगर बात करें तो जस्ट ए मिनट, रिसेंटली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी अगर ओहो ये बड़ा छोटा होता है गुड, तो इंडिया एंड भूटान के रिलेशनशिप कभी भी मतलब स्ट्रेसफुल रहे नहीं और हमेशा एक कोऑपरेशन और एक अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रियों में रही है. चलो अब हम बात करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के. वो सब भूल जाओ, पहली लाइन पे फोकस करो. द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड. ठीक है, बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं. कितने पुराने हैं? वेल रामायण काल से. सीता माता पहली लेडीज थी जो श्रीलंका गई थी. यस, रावण जी उनको किडनैप करके ले गए थे एंड फिर लड़ाई होती है एंड भगवान श्री राम वापस लेके भी आते हैं. सो मैनी तमिलियंस ऑफ इंडिया हैड गॉन टू श्रीलंका एंड सेटल देयर आफ्टर. तो अगर आप लोग मैप में देखो ना तो नीचे आपको तमिलनाडु के जस्ट नीचे आपको श्रीलंका मिलेगा. तो बहुत सारे तमिल लोग से वो श्रीलंका में गए और वहाँ पे बस भी गए. अमेरिका में भी तमिलियंस के बहुत अच्छे खासे नंबर्स हैं. Their citizenship was the main issue between the India and Sri Lanka, but the continual talks has resolved it. तो कुछ इश्यूज थे लेकिन वो इंडिया ने सॉर्ट आउट कर दिए. द प्रॉब्लम ऑफ तमिलियंस ऑन पीसफुल टॉक बिटवीन तमिल ऑर्गेनाइजेशन एंड श्रीलंका गवर्नमेंट हैज़ द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया. India's Prime Minister Narendra Modi visited the tribal religion of the Tamilian in the Jaffna and on 13th March 2015. India assisted financially for the reconstruction of 27,000 for the rehabilitation of Tamilians. Today, India and Sri Lanka have very cordial relationship. इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे एंड 13 मार्च 2005 को जो जाफना वाला एरिया है जो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एरिया है, वहाँ पे तमिल लोगों के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 27,000 घर बनवाए. ओके, जो अगेन अच्छी बात है. नाउ ऊपर देखो मेरे लाइन फोटो के इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैराग्राफ ऑफ relationship between India and Nepal. The relation between the India and Nepal started with the signing of the treaty in the year 1915. According to the treaty, both the countries are considered to be the sovereign and preserve the regional unity as well as the commutation of the citizen in both the countries. India has helped Nepal socially and economically. Nepali students visit to India for the higher study. The river flowing from the Himalaya come from the various regions of Nepal. Due to this, during the rain, it is affected India's badly. To stop the flood due to these rivers, talks have been begun between the two countries. On 25th April 2015, Nepal faced a devastating earthquake of a magnitude 7.8 on Richter scale, which caused a death of 8,000 people. India aided in relief and rehabilitation work in the area affected by the earthquake. देखो, इंडिया नेपाल हमेशा से दोस्त रहे हैं. इवन यहाँ के लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ से आते हैं, कोई रोक टोक नहीं है बॉर्डर इंटरनेशनल, लेकिन हमको बस एक आईडी दिखानी होती है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है. देखो, इंडिया ने हमेशा नेपाल की हेल्प की है, चाहे पैसे की हो या कोई सोशल प्रॉब्लम हो. नेपाल के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं. इवन हम लोग यहाँ पे मतलब घूमने के लिए वहाँ पे जाते ही हैं. नेपाल
से बहुत सारी नदियाँ फ्लो करके इंडिया में आती हैं और कई बार उनमें फ्लड भी होता है। तो बातें चल रही हैं कंट्री के बीच में कैसे इस फ्लड को कंट्रोल किया जाए एंड ऑल डेट। वेल ये बात है 25 अप्रैल 1945 जब एक बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आता है ऑन द रिक्टर स्केल, वो 7.8 था एंड इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लोग कह रहे हैं 8,000 पीपल्स। तो इंडिया ने उस टाइम पे उनकी बहुत हेल्प की। इवन यूएन ने भी इंडिया की तारीफ की कि एज ए पड़ोसी सबसे ज़्यादा हेल्प अगर कोई कर सकता था तो वो इंडिया था, और इंडिया ने वो काम बहुत ही शिद्दत से एटमोस्ट केयर के साथ किया। ओके, नाउ इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो इंडिया हैज़ अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद द अफगानिस्तान. India has a large heartedly contributed in the reconstruction of the Afghan, like the construction and health and education. In the economic and social development, has financially helped during natural calamity. Also, India helped financially. The construction of the Afghanistan Parliament building is being done by India. टॉकिंग अबाउट इंडिया के और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली रहे हैं। इंडिया ने हमेशा दिल से अफगानिस्तान की हेल्प की है। सिंस वो तालिबान टेररिस्ट ग्रुप का उन पर कब्जा था, उसको हटाया। एनीवन वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और एजुकेशन में। उनका इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट में भी इंडिया ने उनको बहुत हेल्प की है। इंडिया ने उनको पैसे की बहुत हेल्प की है। एंड इवन उनके कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने उनको बना के दिया है। ओके, नाउ इंडिया एंड म्यांमार। अगर आप लोग बिल्कुल ईस्ट में जाओगे इंडिया के मैप के इस तरफ तो आपको म्यांमार कंट्री मिलेगा। इंडिया एंड म्यांमार, जिसको हम लोग ब्रह्मा भी कहेंगे, हैज़ वेरी कोर्डियल रिलेशनशिप। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। तो हमारे जस्ट एक साल बाद म्यांमार को भी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फ्रॉम दैट टाइम इंडिया हैज़ बीन फ्रेंडली एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज़ डिमांडेड फाइनेंशियल एड from India. India has helped them instantly because of India wants Myanmar to be financially sound. ठीक है, इंडिया बहुत बार म्यांमार को पैसे की जरूरत पड़ती है और इंडिया उसको फाइनेंशियली हेल्प भी करता है। तो यहाँ पे लास्ट में कुछ गोल्डन लाइंस लिखी है जो आपको ध्यान रखनी है, आपकी रियल लाइफ में भी काम आएगी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज टू हैव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया क्या चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो। ठीक है, furthermore, India foreign policy ensures friendly and cordial relationship with its neighboring country. हम चाहते हैं कि हमारे सारे कंट्रियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारे नेबर से क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान भी क्यों ना हो और चाइना भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर नेबर की कंडीशन अच्छी होगी तो हमको ही कम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ठीक है, बट देयर ऑलवेज हैव बीन राइज एंड फॉल इन दिस रिलेशन ओनिंग टू द। अब देखो मैं आपको करंट सिनारियो बताता हूँ। बेचारा पाकिस्तान में, बेचारा क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। राइट नाउ इंडिया पूरे वर्ल्ड में कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर कोई पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है, बट इंडिया मतलब दे रहा है सबको ऐसे ही, क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। कोरोना वायरस का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हमने मालदीव्स को वैक्सीन दी, हमने श्रीलंका की हेल्प की, हमने बांग्लादेश की हेल्प की, हमने म्यांमार की हेल्प की, इवन नेपाल की भी हेल्प की। इवन ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को थैंक यू, उनका जो मतलब वो ट्वीट था बहुत वायरल हुआ। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया उसकी हेल्प करे कोरोना वैक्सीन में, बट वो ऐसा कर नहीं सकता। रीज़न, उन्होंने दुनिया भर का लोन ले रखा है चाइना से, और चाइना वाले बोलेंगे भाई तुम हमारी वैक्सीन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो। सो इतने बुरे रिलेशनशिप हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपको ना आप देखो, हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल से लोकल लेवल पे आ जाते हैं, अपनी सोसाइटी में आ जाते हैं। आपके घर के आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं आपके नेबर्स। आपको हमेशा आपके नेबर्स के साथ बना के रखनी चाहिए। अगर घर में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी आई ना, तो सबसे पहले जो हेल्प करने आएगा वो आपका नेबर ही होगा। ओके, सो ठीक है, आपकी नहीं बनती है तो आप थोड़ा बोलना कम कर दो, बट रिलेशनशिप ख़राब नहीं करने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है कि आपके घर में कार खड़ी हो, आपके पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आप तुरंत ही 108 का वेट नहीं करोगे, फटाफट उसको कार में बिठाओगे और हॉस्पिटलाइज कराओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कार नहीं है, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं कि चलो हम लोग सोमनाथ घूमने चल रहे हैं, आपको आना है ना। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। और आप हमेशा विश करो कि आपके पड़ोसी बहुत ही पैसे वाले हों। अगर पड़ोसी पैसे वाले होते हैं ना, तो वो आपके घर में कभी कटोरा लेके दूध, शक्कर, चीनी, नमक सब्जियां मांगने नहीं आएंगे।
अदरवाइज वो भी आपको परेशानी करेंगे अगर आपके पड़ोसी थोड़े गरीब होंगे तो। ओके, और विद दिस नोट चैप्टर नंबर 6, अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर जो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।